नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही के नंबर 1 शो आजाद बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है। यहां की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार राज्य की व्यवस्था सुधारने के काम में जुटी है, तो दूसरी तरफ आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वह ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों को बंद रहने तक की अवधि तक केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जरूरतमंदों को दिसंबर तक मुफ्त खाद्यान्न देने की तैयारी की है और केंद्र से अनाज मांगा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये दो अच्छी खबरें आई हैं, तो राजनीतिक मोर्चे पर भी झारखंड को बड़ी राहत मिली है। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका के बाद अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस मुद्दे पर केंद्र के फैसले का विरोध किया है। वहां से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की तैयारी की खबर है। इन पॉजिटिव खबरों के बीच झारखंड पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हुई है। यह बात सामने आई है कि रांची के नामकुम थाने में 2015 में अवैध हथियार और गोली बरामद की गई थी, लेकिन उसमें कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। अब हथियार और गोली भी गायब है। उधर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना संकट के दौरान मंत्री और सचिव के बीच पैदा हुआ विवाद राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि नए निदेशक की नियुक्ति के साथ इस विवाद का पटक्षेप हो गया है, लेकिन इससे कहीं न कहीं सरकार की मंशा को झटका लगा है। आज इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सह आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारायण सिंह जी सर। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है, राज्य सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आज निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण जितने दिन भी निजी स्कूल बंद रहेंगे, उतने दिनों तक सिर्फ अभिभावकों को ट्यूशन फीस ही देना होगा। तो सर, ये फैसला कितना राहत देता है अभिभावकों को? सर देखिए, जैसे कोरोना संकट के दरमियान जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई और स्कूल बंद किए गए, तभी से अभिभावकों की तरफ से एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि इस महामारी के दरमियान वो फीस कैसे देंगे। और निजी स्कूल जो थे वो हर तरह की फीस लेने की जुगाड़ में थे। मतलब बिल्डिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, एडमिशन फीस, तमाम तरह की फीस लेने की तैयारी कर रहे थे। वो बार बार नोटिस भी भेजा जा रहा था अभिभावकों को, जिसको लेकर के कुछ संगठनों ने लड़ाई लड़ी, बात शिक्षा मंत्री तक पहुंची और शिक्षा मंत्री ने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने उसी समय यह आश्वासन दिया था कि नहीं, मतलब हर हाल में हम अभिभावकों को न्याय दिलाएंगे, छात्रों को राहत दिलाएंगे। न्याय नहीं, राहत की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने स्कूल वालों से आग्रह किया था, 2 बार 3 बार आग्रह किया उन्होंने। हालांकि उस समय उनके आग्रह का बहुत असर नहीं पड़ा। अंत में शिक्षा मंत्री ने अपना एक कड़ा रुख अख्तियार किया और एक बड़ी बैठक बुलाई तमाम प्राचार्यों के साथ और बैठा उन्होंने, और उसमें तय हुआ, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी बैठे और उसी में ये तय हुआ कि नहीं, ये चूँकि महामारी का समय है और बहुत सारे अभिभावकों की नौकरी अभी बंद है, रोजगार बंद हो गया है, तो खाने का संकट पड़ा हुआ है, बच्चों की फ़ीस कहाँ से देगा। उसमें एडमिशन फीस, बिल्डिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, तमाम तरह की फ़ीस थी। इवन मतलब बस फीस तक, जो बस नहीं चल रही तो उसकी भी फीस जोड़ दी जाए तो एक एक बच्चे पे कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये महीना खर्चा था। ऐसी परिस्थिति उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि नहीं, हम स्कूल वालों से बात करके और राहत दिलवाएंगे। उन्होंने जब घोषणा की तो मार्च, अप्रैल, मई और ये जून का अंतिम महीना चल रहा है, अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामले में टाल मटोल। कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, आज़ाद सिपाही ने इस तरफ ये किया था कि अगर मतलब इसमें महाधिवक्ता से राय लेनी थी तो पहले ही राय लेकर के और कहीं ना कहीं इनको अब जो है जारी कर देना चाहिए, आदेश जो है जारी करना चाहिए, मगर आदेश का स्कूल मानने को तैयार नहीं। अच्छा हुआ कि आज शिक्षा मंत्री माने आदेश वो जारी हो गया और उस आदेश में साफ साफ कह दिया है कि जब तक शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे तब तक अभिभावक सिर्फ ट्यूशन फी देंगे और किसी भी तरह की फीस अभिभावकों को नहीं देनी है। उसके साथ एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई स्कूल इस आदेश को नहीं मानता है या इस आदेश का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों पर फीस देने का दबाव डालता है तो उसकी एनओसी तक मतलब रद्द किया जा सकता है। मतलब मान्यता रद्द करने के बारे में भी मतलब आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सच कहा जाए तो ये संकट काल में मतलब
अभिभावकों के लिए सचमुच में बड़ी राहत है और छात्रों के लिए भी बहुत राहत। ये तो हो गया निजी स्कूल में 12वीं तक के जो छात्र हैं। अब इसी तरह से हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल संस्थान हैं, जैसे कल ही एक अभिभावक का मतलब आज़ाद सिपाही के पास एक पत्र भी आया था, तो उसका बच्चा बीआईटी मेसा में पढ़ता है और बंद होने के बावजूद बीआईटी मेसा बार बार जो है दबाव डाल रहा है कि नहीं आप फीस जमा कर दीजिए, हॉस्टल फीस जमा कर दीजिए, तमाम तरह की फीस जमा कर दीजिए, जबकि हॉस्टल बंद है। तो हमें लगता है कि सरकार को उन सब मतलब तकनीकी जो संस्थान है या जो उस तरह के जो संस्थान है उधर भी ध्यान देना चाहिए इनको, और वहाँ भी राहत कम से कम अभिभावकों को और छात्रों को दिलानी चाहिए। सचमुच में राहुल जी ये बहुत बड़ा फैसला सरकार ने करा है, इसकी ज़रूरत थी और प्राचार्यों ने भी इस बात को माना है। बैठक में जब प्राचार्य लोग बैठे थे तो प्राचार्य लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि स्कूल में कई तरह के खर्चे हैं, इसमें कोई आप ये नहीं कर सकते कि शिक्षकों की तनख्वाह तो उनको देनी है, बिल्डिंग का रख रखाव तो उनको करना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ऑनलाइन उन्होंने पढ़ाई भी शुरू करवाई है, बावजूद इसके मतलब कोरोना संकट को देखते हुए तमाम प्राचार्यों ने इस अभिभावकों की परेशानी को समझा और राहत देने पर वो सहमत हुए, शिक्षा मंत्री की बात मानी। ये सचमुच में दोनों शिक्षा सरकार और स्कूल प्रबंधन को जो है अभिभावकों की तरफ से, झारखंड के लोगों की तरफ से मतलब उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो दूसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ज़रूरतमंदों को दिसंबर तक मुफ्त में खाद्यान्न देने की योजना बनाई है और इस योजना के मद में उन्होंने केंद्र से मदद भी मांगी है, उनसे अनाज भी मांगा है। तो सर ये इनका यह जो फैसला है वो कितना राहत देने वाला है लोगों को? देखिए क्या है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा कि यहाँ के बड़े पैमाने पे लोग प्रवासी मजदूर थे जो लॉकडाउन के कारण अब लौट गए हैं राज्य में, करीब करीब 8 लाख के आसपास लोग हैं। तो एक तो यहाँ पे अनाज इतने बड़े पैमाने पे इस राज्य में नहीं होता है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और दूसरा ये जो महामारी के समय जो है रोज़गार भी बंद हो गए, आय भी बंद हो गई है, खरीद के लोग खा भी नहीं सकते हैं। तो चूँकि केंद्र सरकार ने इसके पहले राहत दी है, मतलब जून तक का खाद्यान्न उसने दिया है, और भविष्य को देखते हुए जो अभी भी जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार नहीं है, बल्कि झारखंड में अब केसेस मिलने शुरू हुए, संख्या बढ़ रही है। ये हमें लगता है कि सामान्य स्थिति होते 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 1 साल लगेगा, 6 महीना तो बिल्कुल मतलब बहुत बुरी तरह से प्रभावित रह जाए झारखंड। तो ये अच्छी बात है कि हेमंत सोरेन आगे की सोचते हैं, आज की ही नहीं सोचते हैं। मतलब वो जो है वर्तमान से सबक लेते हुए वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनज़र वो भविष्य की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने मतलब केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कम से कम दिसंबर तक यहाँ के लोगों को मतलब जो गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं जिनको दिया जा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन सामग्री मुहैया कराई गई थी उसको बढ़ा दिया जाए और दिसंबर तक उनको दिया जाए। एक तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी दिया जाए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब है, वो अनाज खरीद नहीं सकते, तो उनको भी केंद्र सरकार से राशन मिल रहा है। उसी को बढ़ाने की बात इन्होंने कही है कि दिसंबर तक करें, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होता है, काम धंधे अगर नहीं होते हैं, जब तक प्रवासी मजदूर भी काम पे नहीं लौटते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति आखिर कैसे सुधरेगी। तो उन्हें तो जीने के लिए कम से कम अनाज तो चाहिए। इसीलिए हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से ये मांगा है। कह सकते हैं कि मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर मतलब ये योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे हैं, न सिर्फ आज की सोच रहे हैं बल्कि अगले 6 महीने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। ये तमाम ये भी इनका एक अच्छा स्टेप है कि केंद्र को विश्वास में लेकर के ये अपनी बात को रखा है। तो तीसरी जो खबर है वो है कि सर कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया को रोकने के लिए सबसे पहले झारखंड सरकार जो है वो केंद्र के इसके विरोध में गई थी, इस फैसले के विरोध में गई थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया और याचना ये दायर भी की। और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार भी अब इस मुद्दे पर केंद्र के फैसले का विरोध कर रही है। देखिए मतलब कोल ब्लॉक नीलामी का एक मामला ऐसा संवेदनशील मामला है राज्यों के लिए कि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति कह दीजिए कि मतलब अर्थव्यवस्था जो है इन पे आश्रित है, तो वो राज्य तो इसमें नीलामी के से अपने लाभ को तो खोजेंगे। हेमंत सोरेन जो गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी 2 मांग थी उसके पीछे उनको कि एक तो समय की बढ़ोतरी की है, दूसरा इनको था कि एक
सामाजिक और आर्थिक सर्वे हो। इसके पहले जो नीलामी हुई है, जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ था, उसका एक सर्वे हो, वो यहाँ के लोगों के हित में कितना हुआ, जो जो चीज़ें तय की गई थी क्या वो हुआ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखिए पहले ये कहा था कि अगर केंद्र सरकार ऐसे संवेदनशील मामले में राज्य को अगर विश्वास में लेकर के कोई काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मतलब राज्य जो है रिएक्ट करेंगे, और ऐसा नहीं हो कि आगे चल करके मतलब ये एक राजनीतिक रूप ले ले, और राजनीतिक रूप अगर लिया तो कहीं ना कहीं ये संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। तो हेमंत ने जो बात की थी ये उस समय भी हम लोगों ने कहा था, अजय सिपाही ने कहा था, आग्रह किया कि नहीं, केंद्र को इनकी बात को कम से कम सुनना चाहिए। अगर मानने लायक है तो माने, नहीं है तो तर्क दे करके समझाएं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, लेकिन डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। डायलॉग बंद होने से ही स्थितियाँ पैदा हुई। तो आज झारखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मामले में हेमंत सरकार ने लीड ली है और वो अगुवाई करने की स्थिति में आ गए। इनको देख करके ही छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने भी कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, और धीरे धीरे और राज्य भी इसमें जाएंगे। आप देखिएगा, हमें एक ही चीज़ का डर लगता है कि अगर केंद्र सरकार ने कहीं डायलॉग बंद कर दिया, इन राज्य सरकारों से बात नहीं की, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि केंद्र वर्सेस राज्य सरकार हो जाए। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरे दलों की सरकार है, उसमें कहीं एक लंबी मतलब खाई नहीं पैदा हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इनके साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और चूंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो अब तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों को मानना होगा। लेकिन इस बीच चाहे तो केंद्र सरकार इनसे बात करके कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही सकती है। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक मोर्चे पर झारखंड को बढ़त मिली है? देखिए, राजनीतिक मोर्चा हम नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने पहले भी कहा कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। हक अधिकार ये कि देखिए, झारखंड के पास वो जो खनिज संपदा के अलावा कुछ नहीं है, इसका अपना कुछ नहीं, गरीब राज्य था, खनिज संपदा के अलावा कुछ नहीं है यहाँ, और खनिज संपदा पे केंद्र का अधिकार है। तो जो रॉयल्टी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वही राज्य के विकास में काम में आते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए इन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था हम लोग किया जाए। पहले जीएसटी जब तक नहीं लगा हुआ था तो बहुत सारे टैक्सेशन की सुविधा यहाँ पे थी, लोग टैक्स अपना सोचते थे, रखते थे। अब तो केंद्र का अधीन चला गया, वहाँ से जो आता है इनको मिलेगा, कभी समय से मिला, कभी से नहीं मिला। कल ही हमने पढ़ रहा था कि वित्त मंत्री, जो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि करीब 1900 करोड़ रुपये शायद अभी जीएसटी मद में बकाया है। बोले कि अगर मिल जाए तो हम लोग की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। वो बार बार इसकी मांग कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं मिल के कुछ कुछ मिल रहे हैं, जबकि झारखंड को ज़रूरत है इस बात की। तो जो खनिज संपदा ही झारखंड के लिए भी संपदा है, लेकिन इस पर अधिकार केंद्र को है। तो ये तो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब उसके माध्यम से राज्य को भी फायदा हो। और अगर मान लीजिए और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम वहाँ उस इलाके के रहने वाले लोग जो हैं, जो उनके विस्थापन की जो बात आती है, तो उसको सही तरीके से कैसे उनको स्थापित किया जाए, बसाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। उनके जीविकोपार्जन की स्थिति क्या हो सकती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। कैसे उनकी जीवन दशा को सुधारा जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड जैसे राज्य, देखिए जब बना, जिस समय झारखंड बना था, इसके पास कोई आधारभूत संरचना नहीं थी। भाजपा सरकार ने ही, केंद्र की सरकार ने ही झारखंड को जन्म दिया था, वाजपेयी जी की सरकार थी। लेकिन ये भी सच था कि वो वहाँ पर जो ये राजधानी अपनी थी, वो यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ जिला स्तर की थी, संसाधन कुछ नहीं था, आधारभूत संरचना नहीं थी। और अलग जब बिहार से हो गया तो न इसके पास फंड था, न इसके पास संसाधन थे, बावजूद ये अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जब उस समय चाहिए था केंद्र को कि इसको स्पेशल पैकेज दे, लेकिन उस समय नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। तो कम से कम इस मामले में तो सोचना चाहिए केंद्र को कि एक उदारवादी तरीके से, चूँकि यहाँ आदिवासी मूल के लोग हैं, मूलवासी मूल के लोग हैं, बेचारे संघर्ष ही उनका जीवन रहा है, और बहुत रोजी रोजगार बहुत नहीं है उनके सामने। तो केंद्र जो है इनके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता तो दे, इनको जीने खाने के कहीं ना कहीं एक दिशा तो दे। इसलिए ज़रूरी है कि खनिज संपदा के ऊपर उसको एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। कैसे राज्य सरकार की बातों को मानते हुए इसको विश्वास में लेकर के कैसे आगे कार्रवाई हो। सर, आज झारखंड पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। एक ऐसी खबर आ रही है जिससे झारखंड पुलिस की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। मामला है सर 2015 का। नामकुम थाना क्षेत्र में अवैध हथियार और गोली बरामद की गई थी, और उस समय कोई प्राथमिकी दर्ज भी नहीं की गई थी, लेकिन अब वह हथियार और गोली भी गायब है। देखिए, नई बात नहीं है। झारखंड पुलिस इस मामले में बदनाम रही है, लोगों को फंसाकर पैसा वसूलने
और उनके करियर से खिलवाड़ करने के लिए बदनाम हो। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कई ऐसे मामले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था जो धनबाद में निरसा में जो गांजा प्लांट कांड में जो सारी की सारी चीज़ें किस तरह से सामने आ रही हैं एक से एक। कुछ दिन पहले एक रामगढ़ का मामला था, कैसे बोड़िया से एक व्यक्ति को पकड़ के ले गया, उसको कहाँ दिखा दिया गया कि वो नलकारी पुल के पास से उसको पकड़ा गया है, वहाँ पर उसकी गाड़ी मिली, जबकि उसको यहाँ से बोड़िया से पकड़ के ले गया था सिर्फ इसलिए कि वो बालू के अपने कारोबार को बंद कर दिया था। बालू से पुलिस को पैसा मिलता, पुलिस जब पैसा मिलना बंद हो गया, पुलिस चाहती थी कि बालू का वो अवैध उत्खनन के मैंने उठाव करे हो, उसने मना कर दिया, फिर पुलिस ने उसको फंसाया। जांच हुई सीआईडी की, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी जो है वो थाने की टीम जो बदल दी गई जो छापामारी में आई थी। ये जो नामकुम वाले भी जो घटना हुई है, इसमें एक बस में हथियार मतलब रिवाल्वर और गोली मिलने की बात थी, छापामारी हुई थी और उस समय सनहा भी दर्ज हुआ था। लेकिन देखिए क्या हुआ कि पुलिस चाहती है तो कुछ भी कर सकती है, असीम उसके पास पावर है। अब वही इस मामले में भी देखने को मिला, उसने मतलब हथियार भी गायब कर दिया, गोली भी गायब कर दी। हथियार गोली गायब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि उसका जो उस समय जिसके पास ये बरामद हुआ होगा उसको वो बचाना चाहती है। क्यों बचाएगी? मोटी रकम मिली होगी। मैं ये नहीं मानता कि इतना बड़ा कोई दबाव आया होगा कि छोड़ना होगा, तो मोटी रकम उसने दे दिया होगा और पूरा का पूरा जो है ये गटक गई। तो ये जो बहुत ख़राब है, हमें लगता है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बर्खास्तगी के अलावा कुछ नहीं। देखिए, इस पर निलंबन सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस तरह की बात प्रमाणित होती है तो जब तक 2-4 थानेदार स्तर के या जो इस तरह की दोषी हैं अगर वो बर्खास्त नहीं होंगे तब तक ऐसे लोगों की आदत जाएगी नहीं। बार बार इस तरह के कामों को लेकर के ये लोग पैसे कमाने का एक साधन ढूंढ दिए और ये उन लोग मतलब पुलिस की जो वर्दी है, जो सम्मानजनक वर्दी है, उस पर ये लोग दाग भी लगाते हैं। सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, ईमानदार पुलिस वाले भी हैं। ऊपर के अधिकारी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मतलब जनता में जो जिस कारण से पुलिस का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उस पुलिस उस सम्मान को कैसे पाए, उस विश्वास को कैसे लोगों से जीते, इसके लिए कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कई अधिकारी हैं जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं और लोगों को बर्बाद करने से भी बाज नहीं आते। ये नामकुम वाली भी घटना बहुत ही चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगला जो मामला है वो राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से जुड़ा मामला है। इसमें देखा गया था कि मंत्री और सचिव के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जिसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है सर। लेकिन हालांकि नए निदेशक की नियुक्ति हो गई है और इस मामले का पटापेच हम कह सकते हैं कि हो गया है। लेकिन सर, ये जो चीज़ था वो क्या सही था? इसमें हम इस विषय पे आते हैं रिम्स वाले में। इसके बाद एक और हम कोर ब्लॉक वाले मामले में हम एक बात करना चाहते हैं कि देखिए, झारखंड आंदोलन के अगुआ शिबू सोरेन गुरुजी ने भी आज इस बात को कहा है कि जो केंद्र जो नीलामी प्रक्रिया कर रहा है, कोल ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जो स्टार्ट किया उसको रोक देना चाहिए। गुरुजी ने लंबा आंदोलन किया था यहाँ की धरोहर को बचाने के लिए, संपदा को बचाने के लिए, राज्य के गठन के लिए। अभी हाल ही में वो राज्यसभा से विजयी भी हुए हैं और आज जेएमएम जिस मुकाम तक पहुँचा या राज्य जिस मुकाम तक पहुँचा है उसमें गुरुजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज उन्होंने आज़ाद सिपाही से बातचीत करते हुए ये उन्होंने साफ कहा है कि नहीं, नीलामी प्रक्रिया को केंद्र को रोक देना चाहिए और उन्हें हेमंत सोरेन का पूरा समर्थन किया है कि हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके झारखंड के लोगों को न्याय देने की कहीं ना कहीं वो कदम बढ़ा चुके हैं, न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। तो ये गुरु जी का आना या और ये कहना ये साबित करता है कि ये मामला कितना संवेदनशील है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी झारखंड में एक बड़ा वर्ग का गुरु जी के ऊपर विश्वास है और उनकी एक आवाज़ पे हजारों हजार लोग जो है एकत्र हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जब अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था उस समय गुरु जी के आह्वान पे जो यहाँ पे नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी हुई थी, उसमें एक छटाक भी कोयला कहीं नहीं गया। तो अगर केंद्र अगर नहीं बात सुनता है, कहीं अगर गुरु जी जैसे लोग इसका आह्वान अगर कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, तो बहुत विकट स्थिति हो जाए। अब आते हैं आपको रिम्स पे। देखिए, रिम्स क्या है कि एक ये सफ़ेद हाथी बन गया है। मंत्री लेवल के लिए भी, मंत्री के लिए भी सफ़ेद हाथी हो गया है, वहाँ के अधिकारियों के लिए भी सफ़ेद हाथी हो गया है। वहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, माने इस तरह की व्यवस्था वहाँ जाल फैल गया, मकर जाल कहिए, इस तरह से फैल गया है कि किसी भी अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को वहाँ काम ही करने नहीं दिया जाएगा। ये एकदम एक कहिए तो एकदम माफिया तंत्र वहाँ विकसित हो गया।
जितने भी अच्छे थे, देखिए ऐसा नहीं है कि अधिकारी अच्छे नहीं आते। इसके पहले वहाँ पे अधीक्षक जैसे अग्रवाल थे, बहुत कड़े अधिकारी माने जाते थे। DK सिंह थे, ये भी बहुत कड़े अधिकारी माने जाते थे। अच्छे कड़े का मतलब अच्छे अधिकारी माने जाते थे, लेकिन उनके साथ क्या हादसा हुआ, बार बार कैसे हुआ? मेन क्या है कि जो रिम्स में जो साइड से जो लोग हैं वो एक पैरेलल समानांतर अपनी व्यवस्था करते हैं पैसा कमाने का जरिया। दवा कैसे खरीदी जाए, बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, कैसे कहाँ क्या करना है, कमीशन कैसे खाना है, लंबा है। इसमें सिक्योरिटी वाले को किस सिक्योरिटी वाले को अपने यहाँ रखना है, उससे कितना कमीशन खाना है, ऐसे लोग ही किसी मतलब सक्षम जो है व्यक्ति को वहाँ रहने नहीं देते। और कहीं न कहीं वो जो सत्ता तंत्र को भी वो लोग अपने प्रभाव में ले लेते हैं और मंत्री को भी कहीं न कहीं सहभागी बना। जितने भी आज तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से विवाद में रहे। इसके पहले रामचंद्र चंद्रवंशी थे, उन पे भी बहुत विवाद हुआ, आरोप भी कई तरह के लगे। बन्ना गुप्ता भी है, मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आरोपों से वो घिर गए हैं। तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। जो भी है ये भी सही बात नहीं है सरकार के लिए। अगर आरोप गलत है तो उनको पूरी मुस्तैदी के साथ सामने आकर के कहना चाहिए कि ये गलत है, और नहीं है तो अगर इस तरह की जो बात अगर हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। आज एक बात तो जरूर ही है कि जो एक जो सबसे सीनियर प्रोफेसर वहाँ है, क्या गाड़ी उनका नाम है जी, उनकी नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई है बहुत सीधी सादी, ईमानदार भी है और सीधी सादी भी है। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे तंत्र के बीच में वो काम कर पाएंगी? वहाँ जब तक सरकार का पूरा साथ नहीं मिलेगा, जब तक स्वास्थ्य सचिव का पूरा साथ नहीं मिलेगा, सख्ती वहाँ के लोगों के मतलब जो एक तंत्र विकसित हो गया उसके खिलाफ सख्ती नहीं बरती जाएगी, वैसे किसी भी ईमानदारी आदमी को व्यक्ति के लिए वहाँ काम करना बहुत चुनौती है। ये जो मिसेज गाड़ी हैं इनके लिए एक लंबी चुनौती होगी। हालांकि बहुत सीधी है, मतलब कोई दो राय नहीं है, कोई सीनियर रही है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन क्या इतना सीधा मतलब भी व्यक्ति को दे करके अगर दिया गया है तो इनको पूरा सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए, मंत्री का सपोर्ट चाहिए, सचिव का सपोर्ट चाहिए, सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वहाँ जो मतलब तंत्र जो घून खा गया है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए RMCH जो रिम्स है आज भी मतलब 60% झारखंड के 60% लोगों के स्वास्थ्य के मामले में आशा का केंद्र है। उन लोगों का केंद्र है जो आज भी 100 रुपये की दवा नहीं खरीद पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि 1000 रुपया 500 रुपया डॉक्टरों को फीस दे सकें, या निजी अस्पतालों की भारी भरकम फीस दे करके भर्ती होकर के इलाज कराने की क्षमता जिनके अंदर नहीं है, उनके लिए आशा का एकमात्र केंद्र रिम्स है। ऐसे रिम्स को मतलब सहज तरीके से चलाना, सुगम तरीके से चलाना, ईमानदारी से चलाना राज्य सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसको भी आप वहाँ नियुक्त करते हैं उसको काम करने का पूरा मौका दें, सपोर्ट करें, और जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लें। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देश विदेश की अन्य बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ, और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।